माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 2012। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग 12th का जो वन शॉट पढ़े थे चैप्टर 1 का, उसका हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो फास्ट 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 1 क्या है, अध्याय 1 यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। तो पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट्स पूछा जा सकता है कि सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी संरचना तथा पुष्पीय पादपों आवृतबीजियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। तो एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजियों में, तो पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग है। तो प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक यानी कि श्रृंगारिक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बागीचों में उगाया जाता हो। तो अभी हम लोग ये पहले पढ़ लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पढ़ना जरूरी है। तो क्या दिया है, हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि जोस्टेरा, जो क्या है, जल के अंदर रहने वाला प्लांट है। ठीक है, और चेस्मोगेमी पुष्प क्या होते हैं, अनावृत परागकोश और वर्तिकाग्र होते हैं। स्व असंगित क्या होता है, तो बाह्य प्रजनन उपकरण होते हैं। उसके बाद क्या आता है, युग्मनज जो होते हैं वो टूयन यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। और सहायक 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 कोशिका यानी कि हैप्लॉइड होती है। गुरु बीजाणु यानी कि हैप्लॉइड होती है। एमएमसी यानी कि टूयन यानी कि डिप्लॉयड होती है। बीजांडका यानी कि टूयन यानी कि डिप्लॉयड होता है। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक क्या होते हैं, 3 यानी कि ट्रिप्लॉयड होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, यदि एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों एक लिंगी पुष्प मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार से रोकती है। तो स्वयुग्मन, लेकिन जाइटेनोगेमी नहीं। जाइटेनोगेमी और जेनोगेमी दोनों। जाइटेनोगेमी लेकिन जाइटोनोगेमी नहीं। स्वयुग्मन और जाइटोनोगेमी, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वयुग्मन लेकिन जाइटोनोगेमी नहीं रोकती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। तो क्या आपने कभी पुष्पों की खेती यानी कि फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? तो एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी एवं भ्रूणी आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र में देखें तो आपको एक प्रारूपी पुष्प के, देखिए ये वाला 1.1 वाला, तो एक प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां होती हैं? तो अब हम लोग पढ़ते हैं, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय होता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्री विकास प्रारंभ होते हैं।
तो पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाओं और बाद में पुष्प को धारण करती है। तो पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें आप याद करें कि पुष्पमंगों से भरपूर पुंकेसर एक का गोला एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जायंगी स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर लघु बीजाणुधानी तथा परागकण होते हैं। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट होता है। ये जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट या तंतु कहते हैं, डंठल तंतु कहते हैं, कहलाता फिलामेंट कहलाता है। तथा अंतिम शिरा सामान्यतः द्विपाली संरचना होती है, इसी को कह रहा है। ठीक है, ये द्विपाली संरचना होती है, परागकोश कहलाता है, इसी को हम लोग परागकोश भी कहते हैं। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में विभिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, और अर्थात ये द्विकोष्ठकीय होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खाच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनके संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय तो परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। इस 4 कोनों पे यहाँ पे 4 लघु बीजाणुधानी होती है। तो इसमें अगर हम लोग आगे बात करें, समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी यानी पॉलन सैक बन जाती हैं। यह अनुलंबन एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे रहते हैं। इसमें लघु बीजाणुधानी के अंदर जो होता है बहुत सारे परागकण रहते हैं जो ठसाठस भरे रहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती हैं। एपिडर्मिस जो होती है बाह्य त्वचा होती है। उसके बाद क्या होती है? एंडोथीसियम यानी कि एंथस्थीसियम मध्य परत जिसको हम लोग मध्य परत होता है। उसके बाद तथा टेपिडम बाहर की ओर की 3 परतें जो होती है संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है। ये जो 3 लेयर होती है यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत जो होती हैं ये सुरक्षा का काम करती हैं, संरक्षण का। ठीक है, तथा परागकोश के स्फुटन में मदद का परागकणों अवमुक्त करती हैं। उसमें क्या करती है? परागकोश के स्फुटन में मदद भी करती हैं और परागकण को अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है टेपिडम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। तो टेपिडम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये होता है जैसे एप्पल है, तो एप्पल के अंदर ये जो बीज वाला है ये बीज है, उसके ऊपर क्या है? एक लेयर हुआ है। उसके बाद ये बाहर वाला है तो एक्सोकार्प एंडोकार्प हम लोग पढ़ते हैं तो वही वाला है। तो फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है? तो बी वाला जो है पुष्पासन की वजह से ये आभासी फल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार की टिपिकल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का
समूह जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजनन जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चतुष्टय की कोशिकाओं की सुदृढ़ गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं। तो एक पराग मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय यानी कि चतुष्क कहते हैं। जैसा कि परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकणों को परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। तो उसके बाद परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस यानी कि गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं, तो आप अपनी उंगलियों पे पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां के परागकण विन्यास, आकार, रंग, रूप एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। सामान्यतः परागकण जो होते हैं सामान्यतः गोलाकार यानी कि गोलीय होते हैं, जिनका व्यास क्या होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है और इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्तियां होती हैं। कठोर बाहरी भित्ति को हम लोग बाह्यचोल कहते हैं, जो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारकों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके, यानी कि उसको नष्ट कर सके। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी यानी कि स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई हैं। आपका क्या विचार है? बाह्यचोल सख्त कठोर होना चाहिए? जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? तो परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। तो परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्मा एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है, तब उसमें 2 कोशिकाएं यानी कि कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती हैं। तो कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। तो यह तुरकु आकृति घने जीवद्रव और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं या संगलित होते हैं। तो शेष प्रजातियों में जन्म कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। तो अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी
कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों यानी कि टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिम देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध हैं। तो पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी कि घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसमें से ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड नेचुरल बीज का, तो इसमें कितना दिया है, ये जो दिया है ये 30 दिया है, 30 डेज लेना। और ये कितना वेट होता है इसका, तो 45 होता है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, परागकण। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता यानी कि अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यहाँ जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विधियां पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे कि धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत यानी कि रोजेसी, लेगुमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुल सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक रहती है। ठीक है, आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग अब स्त्री केसर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड तथा भ्रूण कोश, तो जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर यानी कि एकांडपी या बहु स्त्री केसर यानी कि बहुअंडपी हो सकते हैं। जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में संगलित यानी कि यु अक्तांडपी हो सकते हैं, या फिर वे आपस में स्वतंत्र यानी कि वियुक्तांडपी। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिकाग्र एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर से आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा यानी कि कोष्ठक होते हैं, और गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी कि नाड़ स्थित होती है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। यानी कि जो अपरा से उत्पन्न होने वाली एक दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः होती है वो क्या होती है, तो बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 है। अगर एक बीजांड में एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 ही है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, तो गेहूं धान आम है। आम धान गेहूं भी कह सकते हैं, आम धान गेहूं, आम धान गेहूं। इस तरह याद करने पे इजी हो जाएगा। ठीक है, आम धान गेहूं 2-3 बार पढ़ने पे। से लेकर अनेक यानी कि अनेक, एक अंडाशय में अनेक बीजांड है तो वो कौन है, तो पपीता है, तरबूज है, आर्किड, पपीता तरबूज आर्किड है तक हो सकती है। गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड। आइए एक प्रारूपीय आवृतबीजी बीजांड की संरचना से परिचित होवें। तो बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है कि एकांडपी यानी कि आम धान गेहूं होते हैं, बहुअंडपी यानी कि पपीता तरबूज आर्किड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है, अतः यह नाभिका बीजांड के बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी शिरे के ठीक विपरीत निभाग कैलाजा या फिर चैलाजा कहते हैं, शायद से कैलाजा होता है। बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणीय
से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे हम लोग बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय केंद्रक की कोशिका से प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है। एक बीजांड में जो होता है केवल एक अकेला क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, जो गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी क्या होगा, 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होगा। तो स्त्री में क्या होता है, स्त्री यानी कि मादा युग्मकोद्भिद अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अपविकसित अभ्रष्ट हो जाते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो होता है वो एक क्रियाशील होता है, बाकी 3 क्या होते हैं, तो वो दोनों नष्ट हो जाते हैं, तीनों नष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश के रूप में विकसित होता है। यह एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी? तो आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करें। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं, यानी कि और 2 न्यूक्लिएट यानी कि केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर है, जो केंद्रकीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट प्ररूपी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। तो भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्ट पूर्ण होता है। जो भ्रूणकोश होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, वितरण विशिष्ट रूप से विशिष्ट पूर्ण होता है। तो बीजांडधारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। जो बीजांडद्वारी शिरे पे है, बीजांडद्वारी शिरा यानी कि ये वाला शिरा, ठीक है, ये वाला चीज, तो 3 कोशिकाओं का एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंड उपकरण हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसमें इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। ये 2 क्या होती हैं, सहायक होती है यानी कि हेल्पर सेल होती है, एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तो उसको हम लोग एक सेल कहते हैं। बीजांडद्वारी छोर सिरे यानी कि तंतुमय समुच्चय कहते हैं। तो बीजांडद्वारी सिरे पे क्या है, तंतुमय रूपी समुच्चय है यानी कि फिलिफॉर्म एपरेटस है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, ठीक है, उसका नाम दिया है। पर एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देशक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो तंतुमय उपकरण होता है यानी कि तंतुमय समुच्चय होता है, ये क्या करता है, जो पराग कण आते हैं उसे क्या करता है, नर युग्मक आते हैं तो उसे क्या करता है, उसे दिशा दिखाता है, उसे एक सेल के पास भेजने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, निर्देश प्रदान करते हैं। तो 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय कैलाजा छोर पर होती हैं। ये 3 जो होती हैं ये क्या होते हैं, चलाजल सिरे पे होते हैं, कैलाजा उसको बोल दिया है।
तो छोर पर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिव्यशांत यानी कि एंटीपोडल शेल कहते हैं। तो वृहद केंद्रक कोशिका होती हैं इसमें। और जैसा कि पहले बताया गया है कि दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं, ये बीच में क्या होती है, दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। और इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लियीकृत वस्तुएं 7 कोशिकीय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब दिया है टॉपिक्स परागण। परागण यानी कि पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। ठीक है, तो जो नर व मादा युग्मक जो है कहाँ पे पैदा होते हैं, तो भ्रूणकोश में परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। तो चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, दोनों ही जो होते हैं अचल होते हैं, यानी कि चलायमान तो होते नहीं है, तो यानी कि दोनों ही अचल होते हैं। अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना पड़ होता है। यहाँ यह कैसे संपन्न हो, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागकण एक प्रक्रम है। परागकणों यानी कि परागकोश से झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस प्रकार अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? तो परागण के प्रकार, तो पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक तो स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी होता है। एक ही यानी कि उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एक वर्तिकाग्र खुलता है एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एक वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की यानी कि होमोगेनी, ठीक है, होमोगेमी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एक वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्व परागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि वायोला एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा। वायोला सामान्यतः इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइनस भी कहते हैं, पांसी शायद है। ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना कनकौवा 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। तो उन्मील परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। क्या होते हैं, परागकोश अनावृत होते हैं। तथा अनुन्मील परागणों की पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, अनावृत नहीं होते हैं। यानी कि अनावृत नहीं होते हैं, न यानी कि नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। तो याद करने के लिए अनु यानी कि अन और न यानी कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्पीय सदैव स्वयुग्मन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उन्मील्य परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मील्य पौधों को इससे फायदे हैं या नहीं, हानि क्यों? फायदे हैं या हानि क्यों? सजात पुष्पीय परागण एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पीय परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, तो जिसमें एक कारक एजेंट यानी कि सम्मिलित होता है। सजात पुष्पीय परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं। तो पर निषेचन की बात करें तो पर निषेचन यानी कि इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवंशिकतः भिन्न
प्रकार के परागणों का आगमन होता है। तो परागण के अभिकर्मक या कारक पौधे पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवीय यानी कि वायु और जल तथा एक जीवी यानी कि प्राणी कारक एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। तो वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना सहज महज दे दिया है। तो महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागणों के हास्य से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागण उत्पन्न करते हैं। अजीवीय का परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है ताकि वे हवा के झोंकों को साथ संचरित हो सके। अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें तथा बृहद एवं प्रायः पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागणों को आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छे होते हैं। तो इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा यानी कि कॉर्नकॉब है। आप जो फूंदने यानी कि टेसेल्स देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में झूमते हैं ताकि परागणों को आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। तो पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है। वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में होता है। ठीक है, ये पुष्पीय पादपों में जो है ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है। वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, इसके विपरीत आप स्मरण करेंगे कि निम्न पाद यानी कि समूह जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटास तथा टेरिडोफाइटास आदि के नर युग्मक परिवहन यानी कि संचार का नियमित साधन जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु इन्हें जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम लोग टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। तो जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण की वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला जो कि ताजे पानी में उगते हैं। तो जो सरफेस पे होता है वो कौन सा होता है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला होता है। ठीक है, इसके पानी की सतह पे होता है। और अनेकों समुद्री जलीय घासें जैसे कि जोस्टेरा, तो जोस्टेरा जो होती है वो जल के अंदर होती है। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधों जैसे कि वाटर हाइशी एवं वाटर लिली मुकुदनी है, वाटर लिली को मुकुदनी भी कहते हैं, पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है। ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। वाटर लिली और वाटर हाइशी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो ये कीटों एवं वायु के द्वारा होता है। जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एवं एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए वेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। तो इनमें से कुछेक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों यानी कि सीग्रासेस भी कहते हैं में मादा पुष्पीय जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से
कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीला श्लेष्मा आवरण होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है, द्वारा संरक्षित रखा जाता है। तो वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण है, हो सकता है? तो इसका अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक या कारक के रूप में उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खियों, भंवरे, तितलियां, वर, चींटियां, शलभ या कीट पक्षी, शकखोर तथा गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक है। तो प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। यहाँ तक कि बड़े नर यानी कि वानरगण के प्राणी यानी कि लीमर या लेग्यूर, वृक्षवासी, शाखाचारी कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग गिब्को, छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। तो प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े, रंगीन, पूर्ण और सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध यानी कि महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। रंग रहेगा और उसमें सुगंध रहेगा तभी तो प्राणी उसकी ओर समूहित होंगे यानी कि मोहक होंगे। तो मधुमक्खियां एवं बीटलों से परागणित होने वाले पुष्पीय मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। तो मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिक को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित पुष्प फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त नहीं यानी कि लुप्त होगा शायद से, लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। तो कुछ पुष्प प्रजाति में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। तो एक उदाहरण है एमोर्फोफेलस का लंबोतर यानी कि जो होता है, इसमें पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट का ऊंचा होता है। ये एमोर्फोफेलस कितना होता है, 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध शलभ की एक प्रजाति और युक्का पादप के बीच नहीं, युक्का पादप के बीच होता है। दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते हैं। इससे शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में दे देती है, जबकि इसके बदले में शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तक आता है। तो जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है, क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले भ्रमणकारी प्राणी तथा एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबद्धता है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, जो परागण को पूरा करते हों। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग मकरंद दस्यु यानी कि चोर के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागणकारियों को पहचान सकें या न पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। वही प्रजनन युक्तियां यानी कि अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों
एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अन्य प्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हितोत्साहित एवं परागणकर्ता को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागों के झड़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। तो दोनों ही युक्तियां स्वयुग्मन रोकती हैं। दोनों ही जो युक्तियां हैं ये स्वयुग्मन को रोकती हैं। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व असामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्रीकेसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। तो स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन यानी कि एक लिंगी पुष्पीय का उत्पादन होना। अगर एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हैं, तो ऐसा जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एरंड मक्का उभयलिंगाश्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पीय परागण। ये क्या होता है, स्वपरागण को रोकेगा लेकिन सजात पुष्पीय परागण को नहीं रोकता है। अन्य बहुत सारी प्रजातियां जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादप पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है। एक लिंगाश्रय या परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पीय परागण दोनों ही अवरोधित करती है, ठीक है। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी कि पारस्परिक क्रिया परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचते प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से। यदि वह स्वपरागण के अयोग्य हैं तो स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग सुयोग्य है या फिर गलत प्रकार का अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर अंकुरण या फिर वर्तिकाग्र में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्रीकेसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्रीकेसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्रीकेसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण रासायनिक घटक पाया जाता है के द्वारा संकर्षण। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्रीकेसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण यानी कि पारस्परिक क्रिया को स्वीकार या अस्वीकार के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक परागनलिका उत्पन्न हो। परागनलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशिकीय स्थिति में एक कायिक कोशिका तथा दो दूसरी जनन कोशिका झड़ते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में परागनलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग
3 कोश की स्थिति में वहां पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है। तो पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है। ठीक है, बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है, बीजांड द्वार के मार्ग से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका यानी कि हेल्पर सेल में प्रविष्ट करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतुमय समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश करती है। ठीक है, वर्तिका पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेशर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, पराग स्त्रीकेशर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्रीकेशर संकर्षण के हेरफेर यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर जाति प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। आप एक कांच की पट्टी यानी कि स्लाइड पर जल शर्करा यानी कि घोल 10% घोल की एक बूंद पर मटर चना यानी कि चिकपी चना को क्या कहते हैं, चिकपी, क्रोटालेरिया बालसम यानी कि गुलमेहंदी तथा विनका यानी कि सदाबहार के पुष्पों से कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी के साथ कर सकते हैं। स्लाइड पर उन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति यानी कि लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएंगे। ठीक है, एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के आपेक्षिक विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपाय है। इस प्रकार के संकरण प्रयोग हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाता है तथा वर्तिकाग्र को संदूषण अनापेक्षिक परागों से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरावस्त्र यानी कि तकनीकी बैगिंग तकनीकी तथा विपुंसन तकनीकी द्वारा पाई जाती है। ठीक है, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा यानी कि चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर यानी कि पतले कागज की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। प्रक्रम को बैगिंग या फिर बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब बैगिंग यानी कि वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोश के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवरित करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनन एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है, जबकि जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत रिबैगार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब पार्ट 3 में दोहरा निषेचन वाला पढ़ेंगे। दोहरा निषेचन से पूरा ये वाला जिसमें फल वगैरह की बात होगी।
फ्रूट्स वगैरह की, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसमें सारे फिगर्स का भी हम लोग एक बार रीडिंग करेंगे। उस पर क्या करेंगे, जो हिंदी वाला लिखा है उसको हम लोग इंग्लिश में करके याद करेंगे, ताकि हम लोगों को पेपर में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर। हम लोग देखते हैं दोहरा निषेचन यानी कि द्विनिषेचन। तो यानी कि एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिसमें युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका यानी कि युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। ठीक है, दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्ली केंद्रिकी की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। तो जैसा कि इसके अंतर्गत तीन अगुणितक न्यूक्ली केंद्रिकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो चूंकि एक पुटी भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलग्न को यानी कि एक में इकट्ठा होना, तो युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पीय पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। तो त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। त्रिसंलयन के बाद क्या होती है, केंद्रीय कोशिका जो होती है प्राथमिक भ्रूणपोष की कोशिका बन जाती है, तो तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। तो ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, दिया है आगे भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में होता है। जो भ्रूणपोष का विकास होता है वो कैसे होता है, भ्रूण विकास के रूप में होता है। क्यों, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है। ठीक है, जो प्राथमिक कोशिका भ्रूणपोष होते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती हैं, वो बार बार विभाजित होती हैं तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों को कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषणता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रीय न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्ली केंद्रिकीय के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात यानी मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष की कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाई की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ नहीं भी बल्कि यह मुक्त केंद्रिकीय भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्ली से बना है और इसके आसपास जो सफेद वाला गुदा गिरी होता है, गुदा भी कह सकते हैं उसको, सफेद गुदा या फिर गिरी कहते हैं, हम लोग खाते हैं उसको, क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो उसके बाद क्या होता है, बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष की पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी और नारियल में। ठीक है, तो और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी मटर और सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूण
पोष अनाजों गेहूं चावल तथा मक्का में विद्यमान है। तो भ्रूण, अब हम लोग बात करते हैं भ्रूण के बारे में। तो भ्रूण क्या होते हैं? भ्रूण भ्रूणकोश या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। ठीक है, जो भ्रूणपोष है वो कहाँ पे स्थित होता है? तो बीजांडद्वारी सिरे पे स्थित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है। भ्रूण विकास यानी कि भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है। युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। जो युग्मनज होता है वो प्राक के भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष, धुरी तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष की प्रोटीन एपिकाटिल यानी कि बीजपत्रोपकारिक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होते हैं। तो बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत शिरा या मूलज के शीर्षास्थ पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। एक बीजपत्रीय भ्रूण केवल एक बीज पत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्क्यूलेटम कहते हैं। जो घास परिवार में बीजपत्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं। स्क्यूटेलम ठीक है। प्रशल्क कहते हैं। जो भ्रूणी अक्ष के एक तरफ पार्श्व और स्थित होता है। इसके निचले सिरे भ्रूणी अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे हम लोग कोलियोराइजा यानी कि मूलांकुर चोल कहते हैं। स्क्यूलेटम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग को बीजपत्रोपकारिक कहते हैं। बीजपत्रोपकारिक में प्ररोह, शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक आद्य पर्ण होते हैं जो एक खोखला पड़ियर ठीक है संरचना को घेरते हैं जिसे हम लोग प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में जो होते हैं कुछ बीजों जैसे कि गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं तो इसके बारे में बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एक बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बीज में क्या होता है? बीज आवृतबीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, जो बीज होता है वो आवृतबीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको प्रायः एक निषेचित अंडे के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। जो बीज होता है ये कहाँ पे पैदा होते हैं? तो फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है, बीजपत्र होता है और एक भ्रूण अक्ष यानी कि अखुआ भी कहते हैं समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र जो होता है एक सरल संरचना है। जो भ्रूण का बीजपत्र है वो एक सरल संरचना है। प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है जैसा कि लेग्यूम्स में परिपक्व बीज यानी कि गैर एल्ब्यूमिनस अथवा एल्ब्यूमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है। ठीक है, अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है जो गैर एल्ब्यूमिनस होता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है जैसे कि मटर और मूंगफली में। गैर एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल कौन है? तो मटर और मूंगफली है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड ऐसे हम लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो एल्ब्यूमिनस वाले का क्या एग्जाम्पल? तो है गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड। ठीक है, कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांड का यानी कि न्यूसेलस भी शेष रह जाता है। जिसमें न्यूसेलस शेष रह जाता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है? तो काली मिर्च है, चुकंदर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवशिष्ट उपस्थित बीजांड का परिभ्रूणपोष होता है। ठीक है, अवशिष्ट होता है जो।
तो बीजांड यानी कि अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बन जाता है। ठीक है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज के आवरण जो होते हैं बीज के आवरण में बीजांड द्वार के एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। बीज अंकुरण जब होता है तो ये ऑक्सीजन और जल के को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। जैसे जैसे बीज बड़ा हो रहा है, बीज परिपक्व होगा यानी कि मैच्योर हो जाएगा, तो जल की मात्रा उसमें घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता है। तो बीज क्या हो जाता है? अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्यतः चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूलन परिस्थितियां उपलब्ध, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती हैं तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में, आगे बढ़ते हैं, छिलके में विकसित होती है जिसे फल भित्ति कहते हैं। ठीक है। तो फल अमरूद, आम, संतरे आदि में आदि की भांति गुर्देदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क हो सकते हैं। जो मूंगफली और सरसों होते हैं ये शुष्क होते हैं और जो गुद्देदार होते हैं जैसे कि अमरूद हो गया, आम हो गया, संतरे हो गए। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध विधियां विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें जिसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय अंश यानी कि अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। पुष्पासन भी। ठीक है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या यानी कि आभासी फल कहते हैं। उसके बाद अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ है या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियों में भी जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जाता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। ठीक है। इस प्रकार के जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, अनिषेक फलित वाले। ठीक है, अनिषेक फलन वाले। तो उसके बाद इनमें वृद्धि होती है, हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित होता है। तो इसमें क्या होता है? फल बीज रहित होता है। तो बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावरणों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। जैसे कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडारण होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। तो युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेता है। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु बीज क्या होता है? हमारी कृषि का आधार है। तो बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे
पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया जा सकता है। अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता हो खेती की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। तो बीज के परिक्षेपण यानी कि छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम में रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। तो एक प्राचीन बीज यानी कि ल्यूपाइन यानी कि लुपिनस आर्कटिक्स है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया जाता है। एक अनुमानित रिकॉर्ड यानी कि 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड यानी कि 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज यानी कि फोइनिक्स यानी कि डैक्टिलियोफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था। उसके बाद क्या कहा जाता है? पुष्पीय पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पीय पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूण पुटी यानी कि कोश में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोश पुटी मौजूद होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? तो एक प्ररूपी विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं। ठीक है, आर्किड फल आते हैं। प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। सॉरी, बीजाणु नहीं होता, लघु बीजाणु नहीं। तो इसमें क्या होते हैं? 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरोबैंकी तथा स्ट्राइगा है। क्या आपने पाइकस यानी कि अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर यानी कि फाइकस के बीज से कितने विशाल पादप तैयार होता है? तो प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा कर सकता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहां इस प्रकार के लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? तो असंग जनन के बारे में बात करेंगे। तो असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, यद्यपि बहुभ्रूणता की किसने खोज की थी? तो लियोनहाक ने, एंटोनी वॉन लियोनहाक ने की थी। ठीक है, यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम में है कुछ एक पुष्पीय पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली, जिसे असंग जनन कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण कर रहा है तो उसे असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। तो असंग जननीय ये बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण होता है, जो किससे होता है? अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश यानी कि सिट्रस तथा आम के किस्मों में भ्रूणकोश पुटी के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिका विभाजन होने लगती है और भ्रूणकोश में प्रोटूड होती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें
मरोड़े तथा उनके प्रत्येक बीज में भिन्न भिन्न आकार की आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। तो प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें करें असंग जनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी। तो क्या उन्हें क्लोन यानी कि एक पूर्वजक कहा जाता है। बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। तो संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया उगाया यानी कि पैदा किया जाना चाहिए। जो संकर बीज होते हैं उसको हर साल पैदा करना चाहिए। तो यदि संकर किस्में संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि यह संकर बीज असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रति वर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रति वर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशाला में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझाने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंग जनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनित होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे अब हम लोग चैप्टर 2 का पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का हम लोग वन शॉट पहले नोट्स वाला पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद फिर से हम लोग बुक का रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।